वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं फ्रेंड्स। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस के लिए 2023 के लिए, तो उसमें हमने 4100 क्वेश्चन करने के लिए कहा था। तो 4100 में से लगभग 3 पार्ट हो गए थे और आज ये पार्ट नंबर चौथा है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। तो लास्ट पार्ट जब तीसरा हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था तो उसमें देखा था ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल फ्रेंड्स। तो ये 3 हो गए अपने ऊपर के टॉपिक, यानी कि प्राचीन भारत के 3 प्रैक्टिस सेट हो गए डिपेंड। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है और चौथे भी प्रैक्टिस सेट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज मध्यकालीन भारत का एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ये डिपेंड्स तीन तीन प्रैक्टिस सेट हो गए, 3 प्रैक्टिस सेट हो गए थे किसके, प्राचीन भारत के। और आज मैं आपको कराऊंगा ये यहाँ से अध्याय नंबर 17, यानी कि यहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत शुरू होगा। तो मध्यकालीन भारत का ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होगा और ओवरऑल कह लो तो ये चौथा होगा डिपेंड। तो चलिए अध्याय नंबर 17 यानी कि मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए हम पहुंच गए अध्याय नंबर 17 पे डिपेंड, यानी कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा होगा। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो गए थे एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के। तो ये मध्यकालीन भारत का आप प्रैक्टिस सेट नंबर पहला समझना, या फिर ओवरऑल प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है डिपेंड। और यहाँ से हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास वगैरह। तो इससे पहले अगर मैं और बता दूँ, अगर किसी को डिटेल में हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है डिपेंड्स, रामशरण शर्मा की बुक से एंसेंट हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्रा की बुक से, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रखी है विपिन चंद्रा की बुक से। और इन तीनों बुकों को मैंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है एकदम डीप लेवल में, यूपी पीसीएस यूपीएससी लेवल का। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इन्हीं तीनों बुकों का मैंने निचोड़ भी प्रोवाइड कराया है एमसीक्यू फॉर्म में, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। मैराथन वीडियो भी पड़ी हुई हैं इन तीनों बुकों की। तो मैंने पहले पार्ट वाइज कराई थी और फिर उन पार्टों को जोड़कर एक मैराथन वीडियो इन तीनों सब्जेक्टों की बना दी है। तो आप वहाँ जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो यूपीएससी और विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी का पूछा हुआ है। तो चलिए देखिए, भास्कर ठिकान भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को जो भेजे गए विभिन्न पुरस्कार का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है डिपेंड। तो ये भास्कर कौन था, तो ये असम का बर्मन वंश का राजा था, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए फ्रेंड समझ गए होंगे, जो भास्कर राजा था इसने हर्षवर्धन को बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे और उन गिफ्टों का उल्लेख मिलता है हर्षचरित्र में, जो कि लिखी है बाणभट्ट ने डिपेंड्स, जो कि हर्षवर्धन के राज दरबार में था। और हर्षवर्धन की राजधानी थी हरियाणा का थानेश्वर, और कुछ समय बाद इसने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर ली थी उत्तर प्रदेश में, जिला पड़ता है कन्नौज डिपेंड्स। ये सब मैंने डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया है। तो यहाँ पर पूछा था भास्कर बर्मन कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी असम का बर्मन वंश का राजा डिपेंड्स। यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन वगैरह नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने तीनों बुक चैप्टर वाइज पढ़ी हैं डिपेंड्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, और फिर इन सारी बुकों का निचोड़ प्रोवाइड कराया है एमसीक्यू फॉर्म में डिपेंड्स। तो यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं समझूंगा क्योंकि समझाऊंगा फिर टाइम वेस्ट होगा। आगे चलिए, मध्य एशिया डिपेंड्स। मध्य एशिया का विद्वान अलमरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था ऑप्शन नंबर ए डिपेंड्स, मोहम्मद गजनबी के साथ ये इंडिया में आया था और ये A1 क्वालिटी का बंदा था। आगे चलिए, अलमरूनी किसके समकालीन था, तो देखिए ये आईएएस का पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम डिपेंड। तो ये अरब अरब आक्रमणकारी था डिपेंड। तो ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो ये अरब आक्रमणकारी था। तो देखिए पहला डिपेंड, पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था अपने देश पर, यानी कि इंडिया के ऊपर, तो ये 711 ईस्वी में हुआ था। और ये कई जगह 712 भी लिखा मिलेगा। और ये किसने किया था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और कई बार यहाँ से पूछ लेता है यूपी पीसीएस में कि जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो वो कौन सी पुस्तक में इसके युद्ध के बारे में चर्चा मिलती है, तो ये चर्चा है चचनामा में डिपेंड, चचनामा डिपेंड। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो ये अरब यात्री था मोहम्मद बिन कासिम डिपेंड, तो इसके आक्रमण की जानकारी चचनामा की पुस्तक में मिलती है। आगे चलिए, तो ये हो गया ना 711। आगे चलिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये देखिए मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय डिपेंड। तो ये सिंध की विजय यहाँ देखिए 712 बताया डिपेंड, ये कई जगह 711 भी लिखा मिलता है और कई जगह 12 डिपेंड। तो आप देख के टिक करना डिपेंड, या तो 11 देगा ऑप्शन में, अगर 11 नहीं होगा तो 12 जरूर होगा। और 11-12 से आगे पीछे नहीं जाना, कभी आप 13 पे लगा दो तो ये गलत हो जाएगा डिपेंड्स। और ऑप्शन में देखिए यहाँ 13 भी दिया है, या तो 11 होगा या फिर 12 डिपेंड्स। आगे चलिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकारी कौन था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये उत्तवी था। दिल्ली पर प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक डिपेंड्स।
ये मोहम्मद गौरी वगैरह का गुलाम था, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। मोहम्मद गौरी था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के इसके 3 गुलाम थे, ठीक है। पहला गुलाम था ये रजिया, इसका, ठीक है, रजिया का फादर यानी कि इल्तुतमिश। दूसरा गुलाम का नाम था कुबाचा, और तीसरे का नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 10वां नंबर देखिए क्या कहता है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखिए, अफगानिस्तान पर प्रथम, ठीक है, अफगानिस्तान पर प्रथम आक्रमण और हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न, ठीक है, याकूब इब्न लाया था, ठीक है। तो ये सही है। आगे देखिए, अरब लोग पंजाब को जीत नहीं सके थे, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा देखिए, महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की थी, तो ऐसा कुछ नहीं किया था इसने, ठीक है। इसने बहुत सारे मंदिर वगैरह का लूटा था, लेकिन आलोचना नहीं की थी हमारी जो हिंदू स्थापत्य कला है, ठीक है। तो तीसरा गलत है, तो तीसरा है तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, पहला दूसरा अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण वाला है, और ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस के पालतू क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये ग्रुप सी डी का आज भी पालतू क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ये एसएससी वगैरह में, ठीक है। तो सही द फैक्ट के रूप में पूछता कि महमूद गजनवी ने इंडिया पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो ये 17 बार याद रखेंगे, ठीक है। और ये आक्रमण करके हमारे देश के जो मंदिरों में धन वगैरह भरा हुआ था, यानी कि संपत्ति वगैरह को लूटना चाहता था, ये इसका प्राइम टारगेट था, ठीक है। आगे चलिए, आक्रमण किया था, और कारण देखिए क्या कहता है, वह भारतीय, ठीक है, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो मैंने बता दिया, ये मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, ये हमारे मंदिरों में जो भारी धन भरा हुआ था तो इनको लूटना चाहता था। तो देखिए सी नंबर कहता है कि ये सही है, और गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, गजनबी, ठीक है, जो गजनबी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग शामिल नहीं थे। तो जो ये महमूद गजनबी था, तो इसके सेना में कौन कौन से लोग थे। तो इसकी सेना में थे अरब थे, भारतीय थे, तजिक थे, लेकिन ग्रीक लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ग्रीक लोग इसकी सेना में शामिल नहीं थे। ये देखिए यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, जो महमूद गजनवी था तो उसने भारत पर आक्रमण किए थे, तो उनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला आक्रमण किया था मुल्तान पर, ये पाकिस्तान में है, थानेश्वर ये कुरुक्षेत्र में पड़ता था, कश्मीर पर किया था, फिर किया था मथुरा पर, और फिर कन्नौज, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण, फिर थानेश्वर पर, कश्मीर पर, फिर मथुरा पर, और फिर लास्ट में कन्नौज, ठीक है। आगे चलिए, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ये लॉलीपॉप है, और ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने, और ये पूछ ले कब लूटा था, तो 1025। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं, ठीक है, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदू को नियुक्त किया था। तो मैंने बता दिया ना, हिंदू को नियुक्त किया था महमूद गजनवी ने। आगे चलिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ पर, ठीक है, सिक्कों के पृष्ठ भाग पर, यानी कि ये सिक्का है तो इसके फ्रंट भाग पर कलमा का संस्कृत में अनुवाद कराया था। तो सिक्कों पर कलमा लिखा मिलता है महमूद गजनवी के सिक्कों पर। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, सुल्तान महमूद ने भारत विजय का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो मैंने बताया था ना, ये हमारे इंडिया के जो मंदिर वगैरह थे, तो इनमें जो अपार दौलत भरी हुई थी, तो इनको लूटना चाहता था। आगे चलिए, सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य या फिर सोलंकी वंश का राजा कौन था। तो ये थे भीम, गुजरात के राजा थे ये उस टाइम। आगे चलिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख पर चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। तो ये किसने चलाए थे, तो ये गजनवी ने। आगे चलिए, अगला देखिए कौन सा है, ठीक है, कौन सा हिंदू राजा मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ में निर्माता था। तो ये थे आनंद पाल, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था। तो 1027 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदूशाही राजा की राजधानी कौन सी थी। तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, उद्भांड। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्या कहता है, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक, मतलब युद्ध में हारने के बाद किसने आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसा किया था जयपाल ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जो मैंने बता दिया ना, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने भारत पर आक्रमण किया था 1712 में। तो ये सब लिखा हुआ है चचनामा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, और ये कई बार पूछा है यूपी पीसीएस में। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है, ठीक है, यहाँ पर ये बताना है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण वगैरह किया था, जो अरब आक्रमण हमारे
इंडिया पर हुए थे, तो इसको किस इतिहासकार ने दर्शाया? ठीक है, तो ये देखिए, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों के द्वारा विजय सिंध विजय का संदर्भ दिया है? तो ये दिया है लेन पूल ने। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, गजनवी वंश का संस्थापक था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अल्पतगीन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो लाहौर में अंतिम शासक था खुसरो मलिक। ठीक है, और लेकिन कई बार यूपी पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन डीप में पूछ लेता कि किस शासक को मूर्ति भंजक कहा जाता था। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में मूर्तियाँ तोड़ी थी किसने? तो कोई बताएगा? ठीक है, किसको कहा जाता था? तो ये कहा था, बताइए बताइए। तो महमूद गजनवी को कहा जाता था मूर्ति भंजक। ठीक है, ये बहुत सारी मूर्तियाँ हमारे देश में मंदिरों पर आक्रमण करता था और उनकी मूर्तियों को तोड़ देता था। ठीक है, तो इसी वजह से इसको मूर्ति भंजक कहते थे। नेक्स्ट देखिए डिफेंस, MBK यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय तो सिंध का राजा था दाहिर। आगे चलिए, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक शहर बसाया था, तो उस शहर का नाम था महफूजा। ठीक है, महफूजा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफेंस तो इसमें ज़्यादा वगैरह क्वेश्चन नहीं थे। अब चलते हैं डिफेंस, मोहम्मद बिन कासिम को देख लिया, अब थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखेंगे मोहम्मद गौरी को। डिफेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए हमारे इंडिया में आए थे, तो थोड़े ही क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो जो भी बनते हैं वो जितने भी पूछे गए हैं तो वो सब लेके आया हूँ। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलबरूनी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो अलबरूनी के बारे में बताना कौन सा कथन गलत है। तो देखिए भाई, एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ऐसा गलत है, पहला ही गलत है। ठीक है, अगर वो धर्मनिरपेक्ष होता तो इतने सारे ज्ञान, इतने सारे वेदों का इसने अध्ययन किया था, किताब वगैरह क्यों लिखता ये? ठीक है, तो पहला ही गलत है। ठीक है, आगे देखिए, उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत का से प्रभावित था, ये सही है भाई। एक संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, यानी कि टिग्नोमेट्री वगैरह की पूरी जानकारी थी इसको, तो यहाँ गलत बताना था, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार था, तो ये था अलबरूनी, और इसकी ये किताब है किताब उल हिंद। ठीक है, जो हमारे देश की जानकारी के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण किताब है। आगे देखिए, बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि मोहम्मद गौरी था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी था, तो इसके एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम थे। एक था रजिया का फादर इल्तुतमिश, और दूसरा गुलाम था ये बख्तियार खिलजी, और तीसरा था कुबाचा। और ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसको, इस नाम को याद रखना, मोहम्मद गौरी, क्योंकि इसके 5-6 नाम है। कई जगह ये मोहम्मद गौरी लिखा मिलेगा, कई जगह ये आपको लिखा मिलेगा मोहम्मद बिन शाम, और कई जगह लिखा मिलेगा मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये 3-4 नाम इस झंडू बाम के हैं, जो कि मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार को जीता था? तो ये जीता था खिलजी ने। ठीक है, और इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। ये सब कहानी के माध्यम से सुना रखा है आपको। आगे चलिए, किस मुल्क, ठीक है, किस मुस्लिम के, ठीक है, अब चलिए थोड़ा पानी आनी पिया। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी था ना, तो इसको मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन शाम, और कई जगह ये लिखा मिलेगा साबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो ये 3-4 नाम इसी के थे। और इसका जो एक सिक्का था, तो इसके सिक्के पे फ्रंट साइड पे छपी होती थी देवी लक्ष्मी की मूर्ति। ठीक है, और इसके जो बैक साइड का था, यानी कि जो बैक साइड का यानी कि टेल का एरिया था, तो वहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ था मोहम्मद बिन शाम। ये याद रखना, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। और ये देखिए क्वेश्चन वही आ गया कि किस मुस्लिम के सिक्कों पर देवी हिंदू लक्ष्मी का अंकन मिलता था? तो ये मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर मिलता था, यानी कि फ्रंट साइड में लक्ष्मी जी की मूर्ति लगी होती थी सिक्कों पर। और जो इसका बैक साइड था, तो बैक साइड में इसका जो एक नाम था मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था। ठीक है, यानी कि जो सिक्के का दूसरा पहलू होता है उस तरफ। तो ये देखिए, देवी हिंदू, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ देवी लक्ष्मी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिया था जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित होती थी? हिंदू देवी का मतलब वही लक्ष्मी देवी की बात हो रही है, तो ये वही सिक्के हैं, मोहम्मद गौरी के सिक्के। ठीक है ना, इसने ऑर्डर जारी किया था, और ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता पजल करने के लिए एकदम डीप लेवल में। ठीक है ना, तो ये मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी देवी के सिक्कों की फ़ोटो छपवाई थी अपने सिक्कों पर। ठीक है ना, आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से
मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो उत्तर भारत को जीता था, ये देखिए, साबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये इसी का नाम है, साबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और कई जगह ये डायरेक्ट मोहम्मद गौरी लिखा मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। और ये बात हो रही है तराइन की दूसरी लड़ाई की, जो कि ग्रुप सी डी एग्जाम में हज़ारों बार पूछी है। तो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी और उसमें जीता था मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगर पूछ रहे तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो ये 92 में से एक घटा दो, यानी कि 91 में हुई थी। यानी कि पानीपत की तराइन की पहली लड़ाई 1900, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, और दूसरी लड़ाई पूछे तो ये हुई थी 92 में। अगर तीसरी लड़ाई पूछे तो ये तीसरी हुई थी 1215 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक आपने 2 लड़ाइयाँ पढ़ी होंगी, 1191 में पहली और 1192 में दूसरी। अगर ये पूछ ले कि तराइन की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो ये हुई थी 1215 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में ये क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और फिर भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी हो जाएगा। आगे चलिए फ्रेंड्स, समझ गए हो गए। तराइन की पहली लड़ाई भी हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन ये फिर 1 साल बाद दोबारा आ जाता है, मतलब पूरी तैयारी के साथ एक A1 क्वालिटी की तैयारी करता है। डिफेंस, और फिर जो पृथ्वीराज चौहान होता है तो वो इसकी तैयारी को जांच लेता है कि A1 क्वालिटी की पूरी जोर ज़बरदस्त की तैयारी करके हम मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो जो पृथ्वीराज चौहान होता है तो वो आसपास के जितने राजा वगैरह होते हैं तो उन सबसे मदद मांगता है। डिफेंस कि मतलब पूरी सेना लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है तो मेरी हेल्प करो। तो सारे जो आसपास के जो राजा वगैरह होते हैं वो थोड़ी थोड़ी सेना भेज देते हैं पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए। लेकिन जो जयचंद होता है, ठीक है, तो जयचंद है होता है तो वो बिल्कुल अपनी सेना में से एक भी सिपाही नहीं भेजता है पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए। और उसका प्राइम टारगेट डिफेंस, उसके कारण ये होता है कि सेना ना भेजने का ये कारण होता है क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान होता है तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय होता है तो उसकी सेटिंग होती है जयचंद की बेटी से। इसी वजह से वो इसकी मदद के लिए एक भी सेना का सिपाही, अपनी सेना का सिपाही नहीं भेजता है। डिफेंस, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो सेटिंग वगैरह या फ्रेंडशिप कह लो तो वो जयचंद की बेटी से होती है। और कई बार ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है कि जयचंद की बेटी का नाम क्या था, तो उसका नाम था संयुक्ता। इसी वजह से मतलब भड़ास निकालने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए इसने एक भी सैनिक नहीं भेजा था। और फिर 1194 में होता है चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, ठीक है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो मतलब ये पहली लड़ाई में तो जीत जाता है, लेकिन फिर जयचंद इसकी हेल्प नहीं करता, तो ये दूसरी लड़ाई में हार जाता है। ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान हारने के बाद मार दिया गया था, तो मारा नहीं गया था। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार गया था और हार के भाग रहा था। तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिरसा, ठीक है, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिरसा। तो सिरसा में इसको मोहम्मद गौरी जाके पकड़ता है। तो 3-4 साल मतलब मोहम्मद गौरी के अंडर ये पृथ्वीराज चौहान अपना शासन चलाता है, मोहम्मद गौरी के अंडर, ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी के नीचे। और फिर मोहम्मद गौरी इस पर 3-4 साल बाद मतलब षड्यंत्र का आरोप लगाकर तब इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने 3-4 साल बाद इसको षड्यंत्र का आरोप लगाकर तब इसको मार डाला था। ठीक है, आगे चलिए, ये देखिए लक्ष्मी आकृति युक्त, ठीक है, वही बात पूछी है यहाँ पर घुमाकर कि लक्ष्मी की आकृति युक्त, यानी कि लक्ष्मी की आकृति किसके सिक्कों पर मिलती है, तो ये मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये देख लीजिए तीनों के तीनों, ये यहाँ भी यूपी पीसीएस में पूछा है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ भी यूपी पीसीएस में, ये कई बार यूपी पीसीएस में उलझा के घुमा फिरा के पूछता रहता है। तो चलिए, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ पर आक्रमण किया था, तो ये किया था मुल्तान पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, सुल्तान मुइजुद्दीन, ठीक है, यहाँ देखिए मुइजुद्दीन लिखा है। अभी ये आप ये मत कहना कि ये मुइजुद्दीन कौन था, ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का ही नाम है। ठीक है, जो कि ऊपर मैंने 3-4 नाम बताए, ये देखिए मोहम्मद गौरी लिखा है, बट यहाँ भी ये मुइजुद्दीन भी इसी का नाम था। तो मुइजुद्दीन ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, तो ये बता दिया मुल्तान पर। ठीक है, ये देखिए यूपी पीसीएस का ये भी पूछा है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में मोहम्मद गौरी का नाम ही नहीं है, यहाँ पर मुइजुद्दीन है, और ये भी पीसीएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो ये भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो ये भीम द्वितीय ने। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्या, ठीक है, ये रिपीट नहीं हुआ है, ये दोनों बार अलग अलग करके पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का राजा, तो ये मैंने बता दिया है। ठीक है, कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस
वंश का शासन चल रहा था। ये गैड़वाल का वंश का शासन चल रहा था कन्नौज पर। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम कन्नौज पर राज कर रहे थे गैड़वाल, और कई जगह ये आपको गढ़वाल भी लिखा मिलेगा। आगे चलिए, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? तो ये जम्मू के शासक के साथ जाके हाथ मिला लिया था इसने। ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलिए, गौरी की हत्या किसने की थी? तो खोखर जनजाति ने इसको मार डाला था। जाते हुए इसने आक्रमण किया खोखरों पर और खोखरों ने इसको निपटा दिया। आगे चलिए, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो ये बताइए कौन सा युद्ध था? तो ये 1197-98 में जो अहिल्याबाड़ और चालुक्य के बीच युद्ध चल रहा था, तो उसमें मोहम्मद गौरी अब्सेंट था। ठीक है, अब्सेंट था मतलब इसने अपने आप को शामिल नहीं किया था। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये मैंने बता दिया ना, जयचंद ने अपनी सेना नहीं भेजी थी और 2-3, यानी कि 1192 में जो लड़ाई होती है तो ये पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करने के लिए एक भी सेना नहीं भेजता, लेकिन फिर ये 2 साल बाद जयचंद को ही निपटा देता है, यानी कि 94 में। ठीक है, समझ गए होगे। तो मोहम्मद गौरी के खिलाफ चंदावर के युद्ध में जयचंद हार गया था। ठीक है, चा से बनेगा 94 और चा से बनेगा चंद और चा से बनेगा जयचंद, ये 3 चा हैं तो याद रख लेना। ठीक है, आगे चलिए, चंदावर का युद्ध ये बता दिया। ठीक है, किसके बीच हुआ था? जयचंद और साबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साबुद्दीन मोहम्मद गौरी, लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, और यहाँ देखिए साबुद्दीन मोहम्मद गौरी और यहाँ पर लिखा हुआ है महमूद गजनवी। ठीक है, तो ये नाम आपको कन्फ्यूज करा सकता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कहा जाता था लाख बख्श। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को, तो ये 94 कहाँ पर है? तो ये चंदावर का 94 का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श? तो ये मैंने बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ये क्या था? ताजुद्दीन यलदौज ने। ठीक है, पंजाब के लिए ताजुद्दीन यलदौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ लड़ाई की थी। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंड्स आगे देखिए क्या कहता है, गुलाम वंश का प्रथम शासक था? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे चलिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान लाख बख्श के नाम से जानते थे? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम किसको एकता प्रदान की थी? तो मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक था? तो ये लॉलीपॉप है और ये क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बिहार PCS के पूछे हुए जो क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे चलिए, पृथ्वीराज चौहान को कैद कर, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को कैद कर अजमेर ले गया जहाँ उसने मोहम्मद गौरी का दीन। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया ना, पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई में हार कर भाग रहा था, फिर इसको हरियाणा में पड़ता है सिरसा डिस्ट्रिक्ट, इसको पकड़ लिया था मोहम्मद गौरी ने और पकड़ के ले गया था अजमेर, जहाँ पर उसने कुछ सालों तक मोहम्मद गौरी के अंडर शासन किया था। ठीक है, तो ये कथन किसका था? तो ये कथन कह रहा था हसन निजामी का कहना आया था। ठीक है, हसन निजामी ने कहा था ये बात, तो ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए, UP PCS का पूछा हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो ये लाहौर में थी। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में ऐसे किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था बनवाया था? तो बताइए, अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक में एक शिक्षा संस्थान किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था विग्रह राज ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह। आगे चलिए, युद्ध, ठीक है, युद्ध जिसमें भारत में प्रथम क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की? तो ये मैंने बता दिया था ना, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी। आगे चलिए, उत्तर भारत में तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी? तो ऐसा कौन कहता? तो ऐसा कहता था M हबीब। आगे चलिए, देखिए, भारतीय गौरव, ठीक है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज चौहान के लिए। ठीक है, आगे चलिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासक के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो उनमें राजनीतिक एकता वगैरह नहीं थी, धार्मिक संघर्ष वगैरह, आपस में ये लड़ते रहते थे। ठीक है,
यहाँ पर पूछा है कि हिंदू शासकों में पतन का मुख्य कारण तो ये था धार्मिक संघर्ष। ये सब अपने आपस में ही लड़ते रहते थे अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए, तो ये प्रमुख कारण था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। अब आगे चलते हैं। कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और ऐसी इवेंट क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए गुलाम वंश। अब गुलाम वंश को देखेंगे तो देखिए निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये तृतीय है, बता दिया ना। तृतीय देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से तृतीय प्रसिद्ध था। आगे चलिए, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो ऐसा किया था इल्तुतमिश ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया था, इसने एकता प्रणाली स्टार्ट की थी, और क्या किया था आगे बताता हूँ। आगे चलिए, सुल्तान क्या बोल रहा हूँ, सल्तनत के सिंपल वे में यहाँ से पढ़िए। सुल्तान में से निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? ये बता दिया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। ये देखिए, इल्तुतमिश के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, तो ये दिल्ली थी। सल्तनत काल की राजधानी उस टाइम सबसे जो मेन केंद्र था तो वो था दिल्ली। ये देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही पूछ लेता है। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी? यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही थी, तो दिल्ली राजधानी थी। और यहाँ पर देखिए क्या 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 पूछा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक क्वेश्चन से कितनी बार क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो चलिए, 175 ग्रेन का सिक्का क्या कहलाता था? तो ये मैंने बता दिया ना, इल्तुतमिश ने चलाया था एकता प्रणाली वगैरह। एकता प्रणाली जो इसने चलाई थी, तो इसने जो सिक्के वगैरह चलाए थे, तो उस सिक्के का वजन कह लो 175 ग्रेन होता था, और ये IAS में पूछा हुआ है। तो ये 175 ग्रेन का सिक्का किसने चलाया था? तो ये बता दिया इल्तुतमिश। आगे चलिए, सल्तनत काल में दो प्रमुख सिक्के टंका और जीतल। तो टंका जीतल ये इल्तुतमिश ने चलाए थे, ऑप्शन नंबर बी। तो ये टंका नामक चांदी का सिक्का क्या था? तो टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था, कई बार बता दिया है। भारत में चांदी का सिक्का टंका, तो ये टंका चलाया था, टंका और जीतल, ऑप्शन नंबर ए। इल्तुतमिश ने। आगे चलिए, टंकों पर टकसाल का नाम। टंकों का मतलब यही है कि सिक्कों पर टकसाल, यानी कि जो भी सिक्का जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में छपता था, तो उसी सिक्के का नाम, उसी टकसाल का नाम लिखा मिलता था उसके सिक्कों पर। तो ऐसा किसने करवाया था? तो देखिए, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने वाले की प्रथा किसने चलाई थी? तो ये इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। तो ये देखिए, 175 ग्रेन चांदी के टंका चलाने वाला दिल्ली का सुल्तान, तो ये बता दिया है। और ये देखिए RAS में पूछा है, तो ये किसने चलाया था? इल्तुतमिश। एकदम डीप लेवल में चल रहे हैं हम। आगे चलिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में। और ये क्यों आया था? तो ये बख्तियार खिलजी का पीछा करते हुए मंगोल जो चंगेज खां था, तो ये आ गया था। फिर ये क्या कहते हैं, जो बख्तियार खिलजी था, ये सिंधु नदी पार करके अपने इंडिया में घुस जाता है, लेकिन ये जो चंगेज खां था, ये 2-3 महीने सिंधु नदी के किनारे अपना डेरा बोरी बिस्तरा लेकर पड़ा रहता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती है अब सिंधु नदी पार करके अपने इंडिया में आने की। और जो बख्तियार खिलजी था, तो ये भाग कर पहुँच जाता है कहाँ पर? दिल्ली। और दिल्ली में इल्तुतमिश से कहता है कि भाई चंगेज खान मेरे पीछे लगा है, तो मुझे अपने शासनकाल में रहने दे या फिर अपने महल में रहने दे। तो ये इल्तुतमिश होता है, ये बिल्कुल मना कर देता है, इसकी परमिशन को डिक्लाइन कर देता है। यानी कि इसकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है कि भाई मेरे शासन में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आगे चलिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो बताइए, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगर ये पूछ ले कि मंगोलों ने कब आक्रमण किया, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1398 में किया था। और उस टाइम अगर ये पूछ ले भारत का शासन वगैरह किसके हाथ में था, तो निसारुद्दीन महमूद के, जो कि हम आगे देखेंगे। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके समय आक्रमण किया था? तो ये बता दिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, इल्तुतमिश के काल में हुआ था। यहाँ पर मंगोलों की बात हो रही है, मंगोल की। आगे चलिए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान
मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था, तो ये था इल्तुतमिश। आगे चलिए, गुलामों का गुलाम, तो ये कहते हैं इल्तुतमिश को। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, तो ये किसका वजीर था, तो ये इल्तुतमिश का वजीर था। नेक्स्ट देखिए, एकता प्रणाली किसने चलाई थी, तो ये कई बार बता दिया, इल्तुतमिश ने चलाई थी। आगे चलिए, भारत में मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था, तो एकता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। और ये देखिए यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है, रजिया, ठीक है, तो रजिया सुल्तान बनी थी 1236 में, ठीक है, और इसकी मृत्यु वगैरह हो गई थी 1240 में। इसको मार डाला था किसने, तो ये मार डाला था जो 40 तुर्क सरदार थे जिनको चहलगानी कहा जाता था, और चहलगानी तुर्कों का गठन किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, और चहलगानी प्रथा को ख़त्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि हम आगे देखेंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दा उल निफ्सा का विरुद्ध धारण किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, रजिया। फ्रेंड्स ये देखिए, दोबारा देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदत उल निस्वा के विरुद्ध धारण किया था, तो ये देखिए रजिया ने। फ्रेंड्स ये डीप लेवल का है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत किसने किया था, तो सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ है, यानी कि वही तुर्क सरदार। आगे चलिए, ठीक है, तो प्रथम महिला शासिका कौन थी मध्यकालीन भारत की, तो ये थी रजिया सुल्तान, कई बार पूछा है ग्रुप सीडी में। आगे चलिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, तो ये मैंने बता दिया है, निसारुद्दीन महमूद, ठीक है, और इसी के शासनकाल में 1398 में होता है तैमूर का आक्रमण। ठीक है, तैमूर का आक्रमण पूछ ले किसके शासनकाल में, तो उस टाइम गद्दी पर बैठा होता है ये निसारुद्दीन महमूद, 1398। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी, तो ये बता दिया है इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है, तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया, तो ये ग्रहण किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, और मतलब ईरान की जो राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारत में भी लागू करने की सोच रहा था ये। आगे चलिए, भारत अरब नहीं है, ठीक है, भारत अरब नहीं है और इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यापारिक, ठीक है, व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, ठीक है, मतलब सिंपल वे में समझिए। क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इल्तुतमिश ने ये कहा था कि जो भारत है ना वो अरब नहीं है, ठीक है, यानी कि भारत कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, और इसको पूरे देश को मतलब पूरे हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को मुस्लिम बनाना है या फिर इस्लाम में परिवर्तित करना, ये आसान काम नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है, तो ऐसा कहा था इल्तुतमिश ने, ठीक है, समझ गए होंगे। इल्तुतमिश कहता है कि भारत कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है और इसको मुस्लिम, यहाँ की जनता को मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जोर ज़बरदस्ती करना ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब कथन कहा था इल्तुतमिश ने। आगे चलिए, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी थी, तो ये दोआब की आर्थिक क्षमता समझी थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी क्या थी, तो ये था, ठीक है, रावत ए अर्ज की पदवी किसको दी गई थी, तो ये दी गई थी इमादू मुल्क को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, प्रथम इलवरी शासक कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत का, ठीक है, भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था, तो भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था आर.पी. त्रिपाठी ने, ठीक है, इल्तुतमिश को। आगे चलिए, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा के खिलाफत प्राप्त की थी, तो बताइए ऐसा कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। आगे चलिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चलाने वाला व्यक्ति की पहचान, ठीक है, न्याय चलाने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, तो क्या पहनना पड़ता था, ये लाल वस्त्र, ठीक है, मतलब जो भी न्याय जज वगैरह होगा उस टाइम, ठीक है, यहाँ पर पूछा जो न्याय वगैरह न्याय चाहने, ठीक है, जो न्याय चाहने वाला व्यक्ति था या फिर न्याय प्राप्त करने वाला व्यक्ति था, तो वो लाल कपड़े पहन के आता था इसके दरबार में, ऐसे याद रखना। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम बार सूबेदार किसको नियुक्त किया था, तो ये किया था मलिक जानी को। आगे चलिए, कथन कारण वाला आ गया है, तो देखिए कथन, ठीक है, कथन कारण वाला है, तो चलिए देखिए ये क्या कहता है, ठीक है, बलबन ने राज्यसभा सिद्धांत परिभाषित किया था, तो ये किया था, और कारण क्या कहता है, वह ताज की प्रतिष्ठा में
वृद्धि करना चाहता था। तो इसी वजह से उसने मतलब राजस्व सिद्धांत प्राप्त किया था। तो ये देखिए AR दोनों सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। आगे चलिए, अगेन कथन कारण वाला है, तो चलिए देखिए A नंबर देखिए फ्रेंड्स, बलबन ने दिवंगत खलीफाओं की स्मृति में सिक्के अंकित किए फ्रेंड्स। तो ये बताइए सही है? तो ये सही है फ्रेंड्स। बलबन, यहाँ पर बात हो रही है कि जो बलबन के राज में जो भी हैंडीकैप वगैरह होंगे तो बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित किए यानी कि जारी किए। तो ये सही है। आगे देखिए अगला क्या कहता है, दूसरा यहाँ से है ठीक है, बगदाद खलीफा का अंतिम ठीक है, बगदाद खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति था। तो ये दोनों सही हैं, AR दोनों सही है और यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है क्योंकि ऊपर बात हो रही है सिक्कों की और नीचे बात हो रही है बगदाद के खलीफा की डिफेंस। तो चलिए आगे देखते हैं डिफेंस। यह कथन कारण वाला है, बलबन ने अपने शासन काल को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये सही है, ये कई बार पूछा है ठीक है। बलबन ने सारी सत्ता अपने पास रखी थी। और दूसरा देखिए क्या कहता है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो बताइए कौन सा सही है? तो ये देखिए AR दोनों सही हैं और किंतु RA को समुचित व्याख्या नहीं है डिफेंस। मतलब दोनों सही हैं बट यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब AR दोनों सही हैं बट स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है यहाँ पर, बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। तो ये सही है। बर्नी डिफेंस कारण क्या कहता है, बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। तो ये दोनों सही हैं, AR दोनों सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो फारसी त्यौहार चलाना चाहता था लेकिन ठीक है। तो बताइए कौन फारसी त्यौहार आरंभ करना चाहता था? तो ये था बलबन ठीक है, लेकिन उलेमा लोग इसका विरोध करते थे। ये कई बार क्वेश्चन बना ठीक है, यहाँ पर पूछा है फारसी त्यौहार आरंभ करना कौन चाहता था? तो बलबन, लेकिन उलेमा लोग इसका विरोध करते थे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर मुस्लिम प्रथाओं का प्रचलन किया, तो ऐसा कौन था? तो ये था बलबन। ईरानी पदवी ठीक है, ये आया इवन क्वालिटी का क्वेश्चन। तो चलिए, ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत किसने की थी? तो सजदा और पागोश की प्रथा चलाई थी बलबन ने ठीक है। सजदा का मतलब होता है कि जो ये राजा होता था तो इसके सामने झुककर प्रणाम करो ठीक है, और पागोश का मतलब होता था राजा के पैर को अंगूठा चूमना ठीक है। तो सजदा प्रथा और या फिर सजदा और पागोश चलाई थी बलबन। आगे चलिए, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति के आधार पर किया था, मतलब फारसी शैली पर। आगे चलिए, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये जिले इलाही की और ये देखिए IAS में पूछा हुआ है। आगे चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है? तो रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी बलबन ने ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रुप CD में कई बार पूछा सीधा। आगे चलिए, कि सुल्तान ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा था? तो ये कहा था बलबन। आगे चलिए, बलबन अपने को किस वंशज का मानता था? तो ये बलबन मानता था अपने आप को एफरियाब वंशज का ठीक है। ये बात उसने अपने खुद मुंह से कही थी कि मैं एफरियाब वंशज से बिलोंग करता हूँ ठीक है। तो ये देखिए कहीं है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ। आगे चलिए, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो ये हो जाएगा उसका कमज़ोर स्वभाव ठीक है। तो ये इसका कारण नहीं था। तो देखिए क्या क्या कारण थे। तो विदेशी आक्रमण का भय था, आंतरिक विद्रोह था और भारतीय शासकों की तुर्की शासन ठीक है, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजतब का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो ये था बलबन का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्क ए चैलगानी का दमन किया था? तो ये मैंने बता दिया था ना, तुर्क ए चैलगानी की जो ग्रुप बनाया था 40 सरदारों का, तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है दमन किसने किया था, मतलब इसको ख़त्म किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने ठीक है ना, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो ऐसा था बलबन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये था, बताइए। तो ये हो जाएगा तुगलक खान। फ्रेंड्स आगे चलिए। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? तो ये है बर्नी। बर्नी इसके टाइम का इतिहासकार था। आगे चलिए। बलबन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है हमें। तो चलिए देखिए, उसने एकतादारी एकतादारी चलाई थी इल्तुतमिश ने, जो कि ऊपर कई बार पढ़ के आए हैं। आगे चलिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने आप को खलीफा कहा था? तो ये खलीफा बन गया था कौन? बलबन। फ्रेंड्स गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर इसने अपने नाम को खलीफा से जोड़ दिया था, तो ये था बलबन। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने एक वर्ष मेवों का दमन करने के लिए दिल्ली के निकटवर्ती जंगल को कटवा दिया था? तो ये ऐसा क्या था? बलबन ने। फ्रेंड्स मेवों का दमन करने के लिए, यानी कि जो हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना मेवात, तो यहाँ पर इसने अपनी सेना भेजी थी कि जाओ उन मेवों को ख़त्म कर दो ताकि वहाँ का भी शासन मेरे अंडर आ जाए। तो कई बार ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में पूछ लेता है कि मेवों का दमन करने के लिए, और ये क्या कहते हैं, बलबन ने अपनी सेना कब भेजी थी? तो 1265 में। फ्रेंड्स तो एक साल ये मतलब दिल्ली के आसपास के जंगलों को कटवाता रहा था ताकि मेवों का दमन कर सके। फ्रेंड्स तो ऐसा बलबन कर रहा था उस टाइम। नेक्स्ट देखिए। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम, तो ये गयासुद्दीन बलबन था। फ्रेंड्स आगे चलिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फ्रेंड्स जब भी हम वापस आएंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 20वें चैप्टर से, यानी कि जो मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से, यानी कि यहाँ से। तो चलिए। अलाउद्दीन। फ्रेंड्स अलाउद्दीन ने दक्षिणी भारत के अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, तो ये सही है, बताइए। फ्रेंड्स क्योंकि इसने जो दक्षिण भारत में अपना अभियान चलाया था, तो वहाँ पर मतलब धन प्राप्ति के लिए अभियान चलाया था, ये सही है। वह दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करना चाहता था, तो ऐसा कुछ नहीं था। फ्रेंड्स वह कब्जा नहीं करना चाहता था, बस जो हमारे यहाँ दक्षिण वगैरह का जो इलाका था ना, तो यहाँ पर कब्जा नहीं चाहता था ये। यहाँ पर जो भी धन वगैरह था वो इनको लूटना चाहता था। और दक्षिण के अभियानों को पूरा करने के लिए इसने किसको भेजा था? तो इसने भेजा था मलिक काफूर को, जो कि था एक हिजड़ा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड जेंडर कह लो, और जो कि कहा जाता था 1000 दिनारी, यानी कि उसको 1000 दिनार में ख़रीदा था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये सही है, लेकिन वह यहाँ पर इन राज्यों पर कब्जा नहीं करना चाहता था, तो आर गलत है। फ्रेंड्स तो ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स लगभग इसमें 100+ क्वेश्चन देखे हैं, तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप जाके फ्रेंड्स जो रामशरण शर्मा की बुक से और जो सतीश चंद्रा की बुक से जो सब कुछ डिटेल में करा रखा है प्रैक्टिस सेट, आप वहाँ से भी MCQ के लगा सकते हैं। और एक बार इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। फ्रेंड्स साथ साथ में हमारी जो UPSC लेवल की जो पुराने क्वेश्चन है और UPPCS के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ज्योग्राफी की भी प्रैक्टिस करते रहिए। लगभग 8 पार्ट हो गए ज्योग्राफी के। फ्रेंड्स जो आने वाला 9वां पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे भारत में जो कृषि वगैरह है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स तो 3 प्रैक्टिस सेट हो गए थे हमारे प्राचीन भारत के, और ये मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर है पहला। और जियोग्राफी का 8 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, तो आप जाके वहाँ भी तैयारी कर सकते हैं A1 क्वालिटी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।